तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 से संबंधित चीजों को। अगर इस अध्याय को आप जान जाते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप आसानी से प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह जो प्रश्नावली है या यह अध्याय है, यह किस पर आधारित है। तो यह आधारित है आपके आंकड़ों के प्रबंधन से। आंकड़ों के प्रबंधन का मतलब होता है कुछ आपको आंकड़े दिए जाएंगे और उन आंकड़ों को आपको सारणीबद्ध तरीके में सजाना है और संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमें जानकारी होना जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, यानी यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, बारंबारता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि बारंबारता आखिर किसे कहते हैं। अगर आप एग्जाम दिए होंगे अगर क्लास 7 का, तो उसमें आपसे पूछा गया होगा बारंबारता किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं। उसके बाद आपको दिया गया होगा कि आंकड़ा या डाटा किसे कहते हैं। तो इन सभी चीजों को हम बताते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि बारंबारता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी घटना या विशेष गुण के घटित होने की संख्या या मात्रा को बारंबारता कहते हैं। यानी कहा गया है कि अगर कोई संख्या बार बार आता है तो कितनी बार आता है, उसी की संख्या या मात्रा को हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है कि जिसका उपयोग हम किसी चीज की नियमितता को समझने के लिए करते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर दिया है उदाहरण के तौर पर कि यदि एक कक्षा में छात्रों की पसंदीदा गतिविधियों का अध्ययन करें तो पाते हैं कि 10 छात्रों में से 6 छात्रों ने क्रिकेट खेलने को चुना। तो क्रिकेट खेलने की बारंबारता कितना होगा, तो 6 होगा। जैसे कहा गया कि यहाँ पर किसी कक्षा में 10 छात्र हैं, लेकिन उनको क्रिकेट खेलने का अगर पूछा जाए कि भाई चलो तुम लोग बताओ कि कितने लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उसमें से लड़के निकल कर आ गए क्या, तो क्रिकेट खेलने के लिए निकल कर आ गए हैं 6, यानी 6 लड़के आए। तो यही हमारा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। इसी तरह से यहाँ दिया गया है कि यदि किसी मासिक को सर्वे में पाया जाता है कि 30 दिनों में से 12 दिन बारिश हुई, तो बारिश की बारंबारता कितनी हुई, तो 12 हुई। यहाँ पर बताया गया है 30 दिन यानी एक महीने में बताया गया है कि अगर 12 दिन बारिश होता है, ठीक ना, यानी बारिश कितने दिन हुआ, यानी कितने बार आया, यह 12 दिन आया, यही हमारा क्या हो गया, बारंबारता हो गया। आगे भी चीजों को समझेंगे हम। यहाँ पर दिया है कि यह हमें बताता है कि किसी विशेष घटना की घटित होने की कितनी संभावना है। यानी देखिए यहाँ पर अगर 12 बार हुआ है इस महीने में, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि अगले बार फिर से अगर बारिश होती है तो कम से कम 12 बार या उसी के लगभग में बारिश होने की संभावना हम जता सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया है कि और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न निर्णय और विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बारंबारता से संबंधित चीजें। अगर यहाँ पर आपसे बारंबारता पूछा जाता है कि बारंबारता किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि किसी घटना या विशेष गुण की घटित होने की जो संख्या है उसी को बारंबारता कहते हैं, जिसका उपयोग हम किसी चीज के नियमितता को समझने के लिए करते हैं। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि जैसे कि किसी कक्षा में 10 छात्र हैं और उनसे क्रिकेट खेलने की पूछा जाता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या कितने लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो वे अगर उस संख्या अपना बताते हैं तो वही आपका क्या हो गया, बारंबारता हो गया। आप उदाहरण के तौर पर इसे आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि आंकड़ा क्या है। आंकड़ा भी पूछा जाता है बहुत बार कि आंकड़ा किसे कहते हैं। तो आंकड़ा के बारे में हम जान लेते हैं। तो आंकड़ा है आपका कि आंकड़ा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि जब हम किसी जानकारी या वस्तु को संख्या या गिनती के रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ा या डेटा कहते हैं। जैसे छात्रों का अंक, मौसम का तापमान, ये सभी क्या है, आंकड़े होते हैं। जैसे जो आंकड़ा दिया गया था, बताया गया था आपको कि आंकड़ा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए नगर है और नगर के तापमान के बारे में कुछ आंकड़ा इकट्ठा किया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पटना में जो है अधिकतम तापमान आपका 41 डिग्री सेल्सियस है। अगर न्यूनतम देखा जाए तो यह 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहीं पर गया में देखा जाए तो आपका 43 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम जो है 26 डिग्री सेल्सियस है।
फिर भागलपुर का जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, और न्यूनतम जो है 23 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार से इतने आंकड़े आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि एक विद्यालय में विभिन्न सोमवार को अनुपस्थिति दर्शाने वाले आंकड़ा, यानी यहाँ पर देखिए सोमवार दिया गया है, यानी प्रथम सोमवार, द्वितीय सोमवार, तृतीय सोमवार, चतुर्थ सोमवार और पंचम सोमवार। तो यह जो है आपका जो इमोजी बना हुआ है, एक इमोजी का मतलब हुआ कि एक लड़का। यहाँ पर आपको नोट में दिया गया है कि यहाँ एक इमोजी यहाँ दिया गया है, कहा कि एक बच्चे को निरूपित करता है, यानी एक इमोजी जो है एक बच्चे को निरूपित करता है। तो एक बार हम समझते हैं इस चीज को। देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 इमोजी बना है। मतलब यह हुआ कि प्रथम सोमवार के दिन 5 लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं अनुपस्थित थे। उस दिन वो क्या हो गए थे, वह विद्यालय पढ़ने नहीं आए थे। उसी तरह से यहाँ पर द्वितीय सोमवार जो है, द्वितीय सोमवार के दिन 3 इमोजी यहाँ पर बना दिया गया है। मतलब यह हुआ कि द्वितीय सोमवार को 3 बच्चे जो है अनुपस्थित थे, पढ़ने नहीं आए थे। इस प्रकार से इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो आंकड़ा कहते हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे। यहीं पर हम देखते हैं इसको, यहाँ दिया गया है कि आंकड़ों का संग्रह हम किया करते हैं। तो किन किन चीज, कैसे हम इनको संग्रह कर सकते हैं। और तो यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा में आपके गणित में प्रदर्शन का आंकड़ा। मतलब हुआ कि आपका जो गणित में प्रदर्शन है, आपके कक्षा में आपका प्रदर्शन क्या है, उसके बारे में आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। फिर कहा गया कि आपकी कक्षा का गणित में प्रदर्शन का आंकड़ा। इसका मतलब हुआ कि आपके कक्षा में, ठीक ना, आपका तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपके कक्षा में सबसे अधिक जो प्रदर्शन किसने किया है, ठीक ना, इस सभी चीजों को। और यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हुआ कि उस गणित में जो है, उस कक्षा में जो है, आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं कि हम कितना प्रदर्शन किए हैं। अगला है कि बिहार में महिला साक्षरता दर का आंकड़ा क्या हो सकता है, पुरुष का क्या हो सकता है, बच्चों का क्या हो सकता है, यह भी आपको आंकड़ा उसका निकाल सकते हैं। फिर से है कि किसी गांव में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या क्या हो सकता है, यानी उनके हम आंकड़ा निकाल सकते हैं। ये सभी चीजें हैं। फिर है कि आंकड़ों का हम संगठन करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करते हैं। मतलब जब हम उन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो क्या ये सभी आंकड़े जो दिए गए हैं, इस प्रकार से हम इकट्ठा करें तो क्या सही है या गलत है। तो इसको एक बार हम समझते हैं कि इस प्रकार से हमें करने में क्या त्रुटि हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, कुछ लड़कों के प्राप्तांक हैं, लेकिन इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि किस लड़के को कितना नंबर मिला है। जैसे यहाँ पर 23 दिया है, 35 दिया है, 48 दिया है, 30 दिया है, 25 दिया है। इस प्रकार से यहाँ तक नंबर दिए गए हैं, और ये सभी लड़कों के क्या है, प्राप्तांक है। लेकिन इससे यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किस लड़के का प्राप्तांक कितना मिला है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, आंकड़ों का क्या करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है। और उसी संगठन को हम क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं, ठीक ना। आपने देखा कि इन सभी नंबरों को लिख दिया गया था सीरियल वाइज, लेकिन इससे यह नहीं पता चल पा रहा था कि किस बच्चे का कितना नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम सारणीबद्ध तरीके से हम अगर सजाते हैं तो क्या होता है, लड़के का रोल नंबर भी रहता है, नाम भी रहता है, और उसको कितना नंबर मिला है, प्राप्तांक कितना है, वो सब चीज वहां पर दर्शाया जाता है। रोल नंबर 2 पर कौन सा है लड़का है, तो अरशद है, और उसको 35 अंक मिला है। उसी प्रकार से रोल नंबर 3 पर जो है वह अमरेंद्र है, और उसको 48 नंबर मिला है। रोल नंबर 4 पर दीपू है, उसको 30 नंबर मिला है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो 35 अंक मिला है, यानी प्राप्तांक मिला है परीक्षा में, वह किस लड़के का अंक है, और उस लड़के का रोल नंबर क्या है, टोटल यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाता है। कब मिलता है, तो ये इसको जब हम सारणीबद्ध तरीके में इसको सजाते हैं या लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे कि इसको हम इस तरह से सजा दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रोल नंबर से सजाए थे कि रोल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन हम इसको हम ऐसे भी सजा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे अधिक नंबर किसको मिला है, तो अमरेंद्र को मिला है, और वह रोल नंबर कितना है, तो 3 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन लड़का आ रहा है, तो सुहाना लड़की आ रही है, और उसको 46 नंबर मिला है, और उसका रोल नंबर जो है आपका 6 है। फिर से उसके बाद देखते हैं तो एक लड़का है धीरज नाम का, जिसको मिला है 38 नंबर, और उसका रोल नंबर जो है आपका 15 है। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आप दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। यह आपका क्या है, सारणी रूप है। आपको प्रेक्षण के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप जब प्रश्नावली 4.1 को बनाएंगे, हल करेंगे, तो आपको प्रेक्षण के बारे में बार बार उसमें जिक्र है
और आप अगर इस प्रेक्षण को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर प्रेक्षण है क्या, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेक्षण क्या है उसको हमने यहाँ पर बताया है कि जब हम आंकड़ों को एकत्रित कर संकलित करते हैं, क्या है कि जब हम आंकड़ों को एकत्रित कर संकलित करते हैं तो इन संकलित आंकड़ा को ही हम प्रेक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन यहाँ पर दिया गया है 15, 20, 31, 16 और 22। ये क्या है? तो खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा या प्रेक्षण कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रेक्षण को हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। इसको हम प्रेक्षण कहें, इसको हम आंकड़ा कहें, सब चीजें यहाँ पर दोनों चीजें लागू होता है। इसी को हम डाटा, आंकड़ा और प्रेक्षण कह सकते हैं। उसके बाद आता है औसत। तो औसत का अगर परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि औसत किसी संख्या के समूह का एक केंद्रीय मान होता है जिसे सभी संख्याओं के योग को उनके कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि आपके पास 5, 10, 15 संख्याएं हैं, यानी 3 संख्या है, तो क्या करेंगे? हम इसी संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पर 5, 10 और 15 को जोड़ देंगे और संख्या कितना है? तो 3 है। यहाँ पर यह इसको एक संख्या मानेंगे, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। 3 संख्या है तो हम क्या कर दिए? 3 से भाग दे दिए और 3 से जब भाग दिए इन सबको जोड़ करके तो यहाँ देखिए क्या हो गया? 30 हो गया। और 30 में अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो क्या आएगा? आपका 10 आएगा और यही आपका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो औसत के बारे में भी आपने जाना कि औसत किसे कहते हैं, कि क्या करते हैं? टोटल संख्या को हम जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उससे हम भाग लगा देते हैं। जैसे कि 3 संख्या था तो 3 से हमने भाग लगा दिया और हमारा 10 यहाँ पर आंसर आ गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पर दिया है कि औसत के कुछ प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मुखिया का भी प्रतिनिधि होते हैं, किसी नेता का भी प्रतिनिधि होते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर मुखिया नहीं रह रहे हैं, घर पर कहीं चल जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने कार्यभार को किसी और को सौंप देते हैं, यानी उसके वह प्रतिनिधि हो गए, ठीक ना। उसके कामों को वह निर्वाहित करते हैं या उसके कार्यों को वह करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ है कि औसत अगर यहाँ पर नहीं दिया है तो उसको हम किन किन नामों से उसको जानते हैं या उसको हम लिख सकते हैं या उसका हम उपयोग कर सकते हैं लिख करके, ठीक ना। और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और सभी के सभी एक ही चीजें हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उनका नाम चेंजिंग किया गया है। जैसे औसत को हम किन किन और नामों से जानते हैं, यानी उसके प्रतिनिधि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है कि अंक गणितीय माध्य दिया है, यानी अर्थमेटिक मीन दिया है। दूसरा है कि हम इसको समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं, यानी अर्थमेटिक मीन इसको भी कहते हैं। उसके बाद है कि आपका मध्यमान, यानी हम औसत को मध्यमान के भी नाम से जानते हैं, यानी मीन के नाम से जानते हैं, या हम माध्य के भी नाम से जानते हैं। माध्य यहाँ पर क्या होगा? आपका माध्य होगा और माध्य को हम मीन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? औसत का जो काम करता है, औसत जिस प्रकार से हम निकालते हैं उसी प्रकार से इनका भी हम मान निकाला करते हैं। सेम काम ये किया करते हैं। अगर माध्य का हमें फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? जैसे कि वहां पर आपने क्या देखा कि सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया और जितने संख्या था उससे हमने भाग लगा दिया। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सहज रूप से कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सभी प्रेक्षण मतलब कि जो सभी आंकड़े यानी डाटा दिए गए थे उनका हम क्या करते हैं? योग कर देते हैं और उनकी जितनी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो यही आप इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम उदाहरण के रूप में देखें एक प्रश्न को, तो दिया है कि नीलम 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 5 घंटे, 6 घंटे और 4 घंटे पढ़ती है। उसके पढ़ने का औसत समय क्या है? यानी यहाँ पूछा गया है कि वह क्या करती है? लगभग 5 घंटे, 6 घंटे और 4 घंटे पढ़ती है। तो उसको अगर कहा जाए कि हम क्या, किसी से कोई पूछता है तो हम क्या 5 घंटा, 6 घंटा और 4 घंटा तो नहीं कर सकते हैं। उसका हम क्या कर सकते हैं? बीच का मान कुछ निकाल करके बता सकते हैं कि हम इतना देर पढ़ा करते हैं। तो उसका देखते हैं फिर से हम कैसे निकालेंगे। फिर तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि नीलम के पढ़ने का औसत समय क्या होगा। तो इसका हम क्या करेंगे? लिखेंगे बराबर में और लिखेंगे यहाँ पर पढ़ाई में लगा कुल समय। कुल समय हम जैसे कि एक बार हम उसको फॉर्मेट में लिख देंगे कि पढ़ाई में लगा हुआ कुल समय, और उसके बाद लिखेंगे कि दिनों की संख्या जिसमें पढ़ाई की, यानी पहले दिन उसने 3 दिन पढ़ाई की है, 3 दिन पढ़ाई की है। पहला दिन है, यह दूसरा दिन है और यह तीसरा दिन है, तो 3 दिन पढ़ाई की है।
तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 से क्या किया है, भाग लगाया है, और 5 घंटे पहले दिन पढ़ी है, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ी है, और तीसरे दिन वह 4 घंटा पढ़ी है। तो इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ पर कि इन संख्याओं को जोड़ दिए हैं और 3 से हम भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 5 घंटा आता है। तो 5 घंटा को हम माध्य कह सकते हैं, 5 घंटा को हम औसत कह सकते हैं, इसको हम मध्यमान कह सकते हैं। इस प्रकार से इन चीजों को हम कहेंगे या लिख सकते हैं। सभी के सभी बातें क्या है, एक ही है, ठीक ना। लेकिन जिस फॉर्मेट में वह पूछेगा उस फॉर्मेट में हम लिख देंगे। जैसे लिखा रहेगा कि माध्य बताइए तो हम इसी को लिख देंगे, कह देंगे माध्य है। अगर कहेगा कि अच्छा औसत बताइए तो क्या है, तो हम इसी को कहेंगे कि यही औसत है, और यहाँ पर हम औसत लिख देंगे। अब आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार नीलम जो है प्रतिदिन 5 घंटे के औसत से पढ़ाई करती है, अर्थात कुछ दिन वह इससे कम घंटे और कुछ दिन इससे अधिक घंटे भी पढ़ सकती है या पढ़ती होगी। परीक्षा में अक्सर आया करता है कि परिसर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को लिखें। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि प्रेक्षणों के उच्चतम मान एवं निम्नतम मान के अंतर को प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर कहते हैं। तो प्रेक्षण क्या है, अभी हमने बताया कि आंकड़ा को ही क्या कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं, और उसी के जो उसका उच्चतम मान या अधिकतम मान है उसके और निम्नतम मान के क्या कहते हैं, उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, या इसी को हम प्रसार भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पर कि एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों की कुल आयु जो है इस प्रकार है। जैसे 10 अध्यापक हैं और 10 अध्यापकों का कुछ उम्र इस प्रकार से दिया गया है, यानी किसी का 38 वर्ष है, किसी का 40 वर्ष है, किसी का 32 वर्ष है, किसी का 41 वर्ष है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब हमें क्या होता है, इसका परिसर निकालना होता है। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे, उससे और आसानी होता है। यानी सबसे पहले हम छोटे अंक को लिखेंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे, और उसके बाद हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि 23 यहाँ पर सबसे छोटा संख्या है, तो 23 हम लिख दिए कि क्या है, यह निम्न मान है। क्या है, निम्न मान है। निम्न मान क्या है आपका, 23 है। अगर इसमें देखें अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यानी सबसे अधिक उम्र के कौन है, तो ये 54 वर्ष के हैं, तो इसको कहेंगे हम उच्चतम मान या उच्च मान, ठीक ना। उच्चतम वर्ष या उच्चतम मान कह सकते हैं, उच्चतम मान। और क्या है, तो आपका 54 है। और इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, और जो आएगा उसका घटाने पर आंसर वही उसका क्या कहलाएगा, आपका परिसर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अध्यापकों के उम्र का परिसर कैसे निकालेंगे। तो जो सबसे बड़ा था यानी 54 वर्ष था, तो 54 वर्ष यहाँ लिख दिए। उसके बाद सबसे कम उम्र के कौन अध्यापक थे, कितने वर्ष के थे, तो वह 23 वर्ष के थे, तो हमने यहाँ पर 23 लिख दिया, और इसको घटाया है तो क्या आया है आपका 31 वर्ष आया है, और यही आपका क्या कहलाएगा, यह परिसर कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखें, तो यहाँ पर दिया है कि प्रेक्षणों का परिसर बराबर लिखेंगे हम प्रेक्षणों का उच्चतम मान और माइनस प्रेक्षणों का न्यूनतम मान, और यही क्या हो गया आपका परिसर का यानी प्रेक्षण का परिसर का फॉर्मूला हो गया। अगर इस पर आधारित प्रश्न कुछ आते हैं तो कैसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों में वायु इस प्रकार है। यहाँ पर है कि एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों के आयु का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। वही आंकड़ा है जो आपने अभी देखा है, उसी आंकड़े को यहाँ पर फिर से लिया गया है और बताना है। इस पर प्रश्न किया गया है अलग अलग तरीके से। तो पहला प्रश्न किया गया है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो हम यहाँ पर इसका जवाब देंगे। तो सबसे अधिक जो है अधिक उम्र वाले अध्यापक का उम्र क्या है, तो वह 54 वर्ष के हैं। सबसे छोटी उम्र के अध्यापक हैं उनका उम्र क्या है, तो उनका 23 वर्ष है। तो आपका यह इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने अभी बताया कि अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न किया जाता है तो हम क्या करेंगे, आयु का आरोही क्रम लिखेंगे, यानी छोटे संख्या से बढ़ते हुए संख्या में हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद इन सभी प्रश्नों का हम जवाब देते चले जाएंगे। आसानी होता है इस प्रकार से जवाब देना। तो क्या करेंगे हम, स्पष्ट है कि सबसे बड़ी उम्र क्या है, 54 वर्ष है, यानी सबसे लास्ट में आया है तो सबसे बड़ा उम्र हो गया। और सबसे पहले जो आया है वह क्या होगा, सबसे छोटी उम्र के शिक्षक होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे छोटी उम्र के शिक्षक की उम्र जो है वह कितना है, तो 23 वर्ष है। फिर से
दूसरा नंबर जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अध्यापकों की कुल आयु का परिसर क्या है, तो अध्यापकों के परिसर हम निकाल सकते हैं कैसे। यहाँ पर परिसर बराबर अभी हमने बताया कि 54 में से हम क्या करेंगे 23 को घटाएंगे, यानी अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा देंगे और 31 आ जाएगा, तो यह परिसर कहला गया। फिर से अगर इसी में कहा जाए कि नहीं इनका हम माध्य बताओ, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, तो माध्य आयु क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 23, 26, 28, 32 इस तरह से करके 54 तक लिख दिया गया है और सभी को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जोड़ा गया है तो कितना आया है, तो 350 आया है। और टोटल अध्यापक कितने थे, तो 10 थे, इसलिए यहाँ पर 10 से भाग दिया गया है और 10 से जब भाग देंगे 350 में तो क्या आएगा, 35 आएगा। तो यह क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। यह क्या है, तो आपका माध्य है और यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप इसको हल कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं। अध्याय 4 में जो समझने वाली चीजें थी आपको, जो जिसमें दिक्कत होने वाला है उस सभी चीजों को हमने बताया, समझाया। इसके बाद वाला वीडियो हमारा प्रश्नावली 4.1 में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं सबको हल किया जाएगा। इसके बाद आने वाला जो वीडियो है वह प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें हम प्रश्न उत्तर को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर आप पहले से बना रहे हैं और उसमें किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यह प्रश्न जो है हमें नहीं आता है, तो उस प्रश्न को हम डिटेल से उसको समझाएंगे, बताएंगे। के बाद भी कुछ प्रश्नावलियां हैं और उसमें प्रश्नावली जो आपका है वह 4.2 है और उसमें हम सीखेंगे माध्यक निकालना, बहुलक निकालना, कि इस प्रकार से माध्यक या किस प्रकार से हम बहुलक निकालते हैं, या उसका हम परिभाषा लिखना हो तो कैसे माध्यक का परिभाषा लिखेंगे और बहुलक का हम परिभाषा लिखेंगे। उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बताएंगे।